Another big good news for Indians. 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने मिलकर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। साल 2019 में सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने वाले डिसीजन को सही ठहराया। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir is that the constitution of the state is inoperative. But wait over here. इस फैसले की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि साल 2014 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को चैलेंज करने वाली प्ली को एक्सेप्ट करने से तक इनकार कर दिया था। लेकिन आज 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बात से आखिर क्यों मुकर गया? वेल, अभी दिए गए सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऐसे लॉज को ऑब्जर्व किया जो वो 9 सालों पहले ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। अब वो 3 ऐसे लॉज क्या है, इसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा वियर्ड बात यह है कि जिन लोगों ने 2019 में गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल 370 को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, उन्होंने खुद फैसले के महज 4 महीने पहले ही इस केस से अपना नाम वापस ले लिया। आखिर क्यों? और रही बात वहां की जनता की, तो उनके सुर भी एकदम से बदल गए। आज वहां पर बुरहान वानी और जावेद मट्टू जैसे कश्मीरी टेररिस्ट के घर वाले प्राउडली हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहे हैं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गा रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा। इतना स्टॉन्च चेंज आखिर कैसे? आखिर जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा चल क्या रहा है कि वहां के लोग रातों रात अपनी रेडिकल सोच बदल रहे हैं? वेल, Let's find this out. So, साल 2014 में विजय लक्ष्मी झा नाम की एक लेडी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को चैलेंज करने के लिए, यानी कि कश्मीर से 370 हटाने के लिए एक केस फाइल करने की कोशिश की थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई तो दूर, केस को एक्सेप्ट करने से तक मना कर दिया था। इस केस को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 1956 में बना है, मतलब वो ज्यादा रीसेंट है। और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 दे रहा है और इसीलिए वो एब्सोल्युटली वैलिड है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के तब का डिसीजन ये था कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 रहे और वो एक ऑटोनॉमस स्टेट रहे। बट अब देखना 9 साल बाद यही सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को चेंज कैसे करता है। सो अगस्त 2019 में, जैसे हमें पता है, इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को खारिज कर दिया। तब हुआ ये कि उसी साल कुल मिलाकर 23 लोगों ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया और सरकार पर ये 3 मुख्य आरोप लगा दिए। आरोप नंबर 1, आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर की आजादी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाए। आरोप नंबर 2, आर्टिकल 37 को हटाया ही नहीं जा सकता क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। And last but definitely not the least, आरोप नंबर 3, इंडियन पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 370 की हटाने की पावर्स ही नहीं है। सो ये सरकार का इलीगली लिया हुआ एक्शन है। और फिर हुई सुनवाई और आया डिसीजन लेने का वक्त। इस बार 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल बाद अपने ही डिसीजन को चेंज किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी और उनके 5 जजेस की बेंच ने एक मत होकर यह वर्डिक्ट दिया कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन पूरी तरीके से सही है। इनफैक्ट CJI ने उन पिटिशनर्स के तीनों एलिगेशंस का एक एक करके काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिया जो उनसे 9 साल पहले मिस हो गया था। सबसे पहले उन्होंने बताया कि देश आजाद होते ही 1947 में जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने सेपरेट देश बनने का फैसला किया था। पर जब 1948 में पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर इन्वेजन शुरू कर दिया था, तब राजा हरि सिंह जी ने खुद ही इंडिया से मदद मांगते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि इंडिया के स्टेट बनने का एक एग्रीमेंट साइन किया था। और इसे हाईलाइट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियरली ये कहा कि उस दिन से जम्मू एंड कश्मीर भी बाकी स्टेट्स की तरह इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था। That the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India, that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. और इसीलिए कश्मीर की भारत से अलग सॉवरेनिटी यानी आजादी का सवाल ही नहीं उठता। अब आते हैं दूसरे आरोप पर। लेकिन फ्रेंड्स, वो समझने से पहले मैं आपको इंडिया में चल रहे एक मेजर क्राइसिस के बारे में बताना चाहता हूं, जो है मैस लेऑफ्स। अब ये होने के पीछे एक बड़ा रीजन है कि हमारी यूथ मार्केट के डिमांड्स के हिसाब से रिक्वायर्ड स्किल्स लैक कर रहे हैं, जिसका सोल्यूशन एसेंशियली सिर्फ एक है, हमें फ्यूचर डिमांड्स के हिसाब से नए स्किल सीखने होंगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल Web3 डेवलपमेंट, जो कि आज के तारीख में काफी हाई डिमांड स्किल है, क्योंकि ये फाइनेंस, बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गेमिंग और वर्चुअल वर्क्स सब जगह पर यूज हो रहा है। और इसीलिए साल 2030 तक इस फील्ड में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है और एक एवरेज Web3 डेवलपर की सैलरी $70,000 से लेकर $150,000 तक होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब Web3 सीखने के लिए आपको कोडिंग या टेक बैकग्राउंड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और इसके साथ ये टोटली फ्री है, क्योंकि राइजन लेकर आया है एक मुफ्त 2 वीक का बूट कैंप ट्रांजिशन टू Web3 करके, जहां से आपको इंटरनेशनल वैलिड सर्टिफिकेशन भी मिल सकता है और अपने प्रोजेक्ट्स को सही टाइम पर यहां पर सबमिट करके आप अप टू $10,000 जीत सकते हो। राइजन का 50,000 डेवलपर्स और 700 प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस करने का एक प्रूव्ड रिकॉर्ड भी है। सो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहां पर आप क्लिक करके फ्री में इस बूट कैंप में रजिस्टर कर सकते हो। हरी अप, वेरी लिमिटेड स्लॉट्स आर फॉर फ्री। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। सो सीजीआई ने दूसरे आरोप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को आंसर करते हुए यह कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया में मर्जर एक वॉर लाइक सिचुएशन में हुआ था, यानी कि हड़बड़ी में हुआ था, जिसके कारण वहां के लोग सेफ फील करें, इसीलिए उनको आर्टिकल 370 के थ्रू टेम्पररी स्पेशल राइट्स दिए गए थे। और ये टेम्पररी शब्द क्लियरली आर्टिकल 370 में लिखा हुआ है और इसीलिए इसको लीगली एब्रोगेट यानी कि खारिज किया जा सकता है। अब तीसरे आरोप में इंडियन पार्लियामेंट के आर्टिकल 370 को हटाने की अथॉरिटी पे सवाल किया गया था। इसका जवाब देते हुए सीजीआई ने कहा कि साल 2019 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंशियल रूल था और जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल होता है, वहां की लॉ मेकिंग पावर से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तक सब कुछ प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाता है। और इसी पावर के अंडर आर्टिकल 356(1) के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली को रिप्रेजेंट करते हुए इंडियन प्रेसिडेंट ने टेम्पररी प्रोविजन वाले इस आर्टिकल 370 को खारिज कर दिया, जो पूरी तरीके से सही और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। सो बेसिकली ये तीनों रीजंस देकर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को वैलिड घोषित कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले भी बात की थी, इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है, जिन दो लोगों ने आर्टिकल 370 हटते ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस किया था, उन्हीं दो केस के ओरिजिनल पिटिशनर्स ने सुनवाई शुरू होने के महज 4 महीने पहले ही 370 एब्रोगेशन केस से अपना नाम वापस हटा लिया। आखिर इन 4 महीनों में उनके साथ क्या हुआ? क्या वो किसी के दबाव में थे? चलो समझते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया की पार्लियामेंट में जिस तरह से कंप्लीटली इलीगल प्रोसेस को फॉलो करके आर्टिकल 370 को हटाया गया, ये शब्द है आईएएस ऑफिसर शाह फैजल के, और ये है शीला रशीद, जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है, तो बात ये नहीं है कि ये कश्मीरियों के खिलाफ है। इन दोनों ने 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद गवर्नमेंट के इस मूव को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बट आज वही शीला रशीद और शाह फैजल आर्टिकल 370 हटाने के लिए पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वेल, इनका कहना है ये शायद एक हमारी चीज है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी दवाई यही है, जबकि हमें नहीं पता था कि हमारा जहर यही है। It resulted in progress, development, it has. हमारे जम्मू एंड कश्मीर में काफी डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये जवाब अचानक से थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगा? I mean, सिर्फ डेवलपमेंट ही इतना बड़ा ओपिनियन शेप करने वाला रीजन हो सकता है इनके लिए? मतलब क्या वाकई में जम्मू एंड कश्मीर में इस लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर ये जवाब उन्होंने किसी के प्रेशर में दिया? अब इसके पीछे की मिस्ट्री को समझने के लिए ना, हमने जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट को 3 इंपॉर्टेंट फ्रंट्स पर क्वांटिफाई करने की कोशिश किया। पहला है इकोनॉमिकल, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल और तीसरा है सोशल। चलो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमी। तो नॉट सो सरप्राइजिंगली जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको पता है कब आया? वेल, आजादी के 77 इयर्स बाद इसी साल मार्च 2023 में, और वो भी एक अरब देश दुबई के सबसे पॉपुलर ईमार ग्रुप से। वही ईमार ग्रुप जिन्होंने बुर्ज खलीफा जैसे एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर को बनाया, वो अब जम्मू एंड कश्मीर में 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एक मॉल बनाने वाले। अब ये यूनिक इसीलिए क्योंकि अंटिल 2019 जम्मू एंड कश्मीर में बाहर की कंपनीज तो छोड़ो, खुद इंडियंस भी वहां पर सेटल नहीं हो सकते थे। पर 370 के हटने से वहां पर 77 इयर्स में पहली बार एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ पाया है। सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट ने देश के बड़े प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ 18,300 करोड़ के डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट्स भी रिसीव करना शुरू कर दिया है। इससे अब जल्दी हमें मुंबई, बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज की तरह जम्मू एंड कश्मीर में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखने मिल सकता है।
है, जहां पर ऑफ कोर्स आज एक भी मॉडर्न रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? इनफैक्ट रेजिडेंस की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में एक और एक काफी प्रॉब्लमैटिक रेसिडेंशियल लॉ भी था, रोशनी एक्ट। ये इकलौता ऐसा स्टेट था जहां इस रोशनी एक्ट के तहत अगर कोई सरकारी जगह पर इलीगल कब्जा कर लेता था तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार उस इलीगल इमिग्रेंट से पैसे लेकर उसे लैंड की ओनरशिप तक ग्रांट कर देती थी। यानी कि वो इलीगल इमिग्रेंट इस एक्ट के वजह से लीगली भारत का सिटीजन बन जाता था। अब जाहिर सी बात है ये कितना बड़ा ब्लंडर था, वो भी जम्मू एंड कश्मीर जैसे होस्टाइल इलाके में। और कुछ ही साल पहले तो ये भी खबरें सामने आई थी कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट खुद इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्यास को वहां पर पैसे लेके बसा रही थी, और ऐसा करके उन्होंने अब तक 25,440 करोड़ का स्कैम किया है। यानी कि आज वहां पर 25,448 करोड़ की जमीन कंप्लीटली इलीगल इमिग्रेंट्स द्वारा एंक्रोच्ड है। लेकिन आज 370 के हटाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में 28,400 करोड़ इन्वेस्ट करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। इसके तहत वहां पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जिसमें कई प्राइवेट प्लेयर्स ने ऑलरेडी अपने फैक्ट्री सेटअप भी कर दिए हैं, जिससे सरकार का ऐसा मानना है कि वहां पर एनुअली 10,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। और क्रिएट होंगे तो छोड़ो, अभी प्रेजेंटली भी अगर देखें तो जम्मू एंड कश्मीर का जीएसडीपी 1,13,000 करोड़ रुपए से कुछ ही सालों में डबल यानी कि 2,27,000 करोड़ हो गया। इस ह्यूज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे जम्मू एंड कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा हाथ है। पहले जम्मू में इस तरह के डेंजरस ब्रिजेस एकदम आम बात थी, रोड्स भी वहां पर कुछ ऐसे हुआ करते थे। पर 2019 के बाद वहां पर दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज, दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, 25 नेशनल हाईवेज, 4 ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक रोड्स, जिससे आर्मी कभी भी कम से कम समय में बॉर्डर्स पे पहुंच पाए, और अकेले जम्मू रीजन में 3,885 किलोमीटर लेंथ के रोड्स बनाए गए। अब ये सारे रिफॉर्म्स ने डायरेक्टली वहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे हुआ ये कि वहां ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स यानी कि गुड्स और रॉ मटेरियल इजीली पहुंच पाए, जिससे वहां पर न्यूमरस फैक्ट्री सेटअप होने लगी और रोजगार बढ़ने लगा। अब रोड और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अलावा आज कश्मीर में 30 सालों में पहली बार मूवी थिएटर्स भी ओपन हो रहे। एजुकेशन की अगर बात करें तो पहले एजुकेशन की ये हालत थी, मिलिटेंसी की वजह से 6-6 महीने स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहते थे। आतंकवाद जो था उससे तो हम लोग प्रभावित थे, क्योंकि एक वक्त था कि जब हम पढ़ना चाहते थे यहाँ 6-6 महीने स्कूल बंद रहते थे। इवन आर्टिकल 370 हटाने से पहले वहां पर सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन आज वहीं पर 2 नए एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस और 15 नर्सिंग कॉलेजेस बन गए हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में यूथ की हायर स्टडीज के लिए 49 नए डिग्री कॉलेजेस और साथ ही IIT और IIM भी ओपन किए गए हैं। सो मेरे कहने का मतलब बेसिकली ये है कि इसी डेवलपमेंट की वजह से आज आम कश्मीरियों का भी पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। वो कहावत आपने सुनी होगी, शो डोंट टेल, कश्मीर में बिल्कुल यही होते हुए दिख रहा है। आज कश्मीर में सिचुएशन इतनी ड्रास्टिकली बदल चुकी है कि हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट बुरहान वानी के पिताजी 15 अगस्त को इंडियन फ्लैग होइस्ट कर रहे थे। एक दूसरे हिजबुल टेररिस्ट जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू भी मिलिटेंसी ज्वाइन करने के बजाय सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा रहे। करंट जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने बताया कि इस साल लिटरली सिर्फ 10 लोगों ने कश्मीरी मिलिटेंट्स को ज्वाइन किया है, जो कि पहले मिनिमम 200 हुआ करता था। अब इसमें एक बड़ा हाथ इंडियन आर्मी के रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का भी था, जिसके तहत मिलिटेंसी ज्वाइन किए हुए कश्मीरी यूथ को भी मिलिट्री में लाया जा रहा है। उन्हें मंथली स्टाइपेंड, वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन्स भी दिए जा रहे हैं। और रही बात बाकी के 29,925 आम कश्मीरी यूथ की, तो उन्हें तो आर्टिकल 370 के हटाने के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब्स पर मास लेवल पर रिक्रूट किया जा रहा है, जिस वजह से ही जो कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट करते थे आज वो भारत के साथ है, क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा है। और इसीलिए आज पहली बार आप देखेंगे हमारे कश्मीर से आरिफ खान और शीतल देवी जैसे प्लेयर्स एशियन पैरा गेम्स और ओलंपिक जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को प्राउडली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अब मुझे बताओ क्या ये आज से पहले कभी हुआ है? इस बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। बट आज यहां पर कश्मीर की प्रॉब्लम जहां पर सॉल्व होते हुए दिख रही है, वहीं पर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। हमारा सबसे पुराना दोस्त रशिया आज हमें धोखा दे रहा है। अगर आपको नहीं पता तो हाल ही में न्यूज आई थी कि पाकिस्तान ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला है और रशिया इस चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड है और रशिया ही डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान ज्वाइन कर सकता है कि नहीं। इनफैक्ट रशिया की स्टेट मीडिया ने तो पाकिस्तान को ओपनली वेलकम तक कर दिया है।
एंड ऑन द अदर हैंड इंडिया इज स्किपिंग ब्रिक्स। सो क्या इंडिया को इससे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है? और कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इंडिया को अब शायद ब्रिक्स क्विट कर देना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने एक वीडियो में, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। आई हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट, ताकि आपको ग्लोबल लेवल पर क्या पॉलिटिक्स चल रही है उसका एक आइडिया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, मजा आया देखकर, तो एक लाइक जरूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।